Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the role of nucleophile in SN1 reaction. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होता है SN1 रिएक्शंस के अंदर और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। न्यूक्लियोफाइल्स का हमें पता है ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिसिटी से रिलेटेड होती है। बेसिसिटी ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन मोस्ट केसेस। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसे होता है। फिर उसके बाद SN1 रिएक्शंस आते हैं। SN1 रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिनमें मोर देन 1 स्टेप्स होते हैं और इसमें जो होता है ये यूनिमोलिक्यूलर होते हैं। इनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यानी कि स्लो वाले स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 1 होती है। ठीक हो गया, अब ये 2 चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स का रोल क्या है। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ना, ये SN1 रिएक्शन के रेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते। ठीक है, तो ये रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते बिल्कुल भी। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जब SN1 रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि लीविंग ग्रुप जो है वो पहले ही लीव कर जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है। ऐसे ही होता है ना। तो क्या होता है कि जब क्योंकि लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है, तो जिस स्टेप में लिविंग ग्रुप ने लीव किया है वो हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है, अटैक करता है और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। फिर अब सवाल पैदा होता है कि फिर न्यूक्लियोफाइल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो न्यूक्लियोफाइल 2 वेज में इंपॉर्टेंट होता है SN1 रिएक्शंस में। पहला क्या है कि वो प्रोडक्ट की नेचर बताता है। ठीक है, ये किस तरह से बताता है ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये 2 पॉइंट्स देख लें कि ये प्रोडक्ट की नेचर बताता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पुअर से पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन दे देता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब हम अपने पहले वाले पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये प्रोडक्ट की नेचर किस तरह से बताता है। ठीक है, प्रोडक्ट की नेचर ये इस तरह से बताता है कि ये रेट तो एक्सेलरेट नहीं करता उसका SN1 रिएक्शन का। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट ये जब कीटाइन बन जाता है, यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में क्या हुआ कि जब हमने कोई HCl या HBr या कोई एसिड यूज़ किया, यहाँ पर उस एसिड ने जो है वो यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट किया। जब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, यहाँ से प्रोटॉन ने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो रिमूव करा लिया। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ यानी यहाँ से जो है वो वाटर रिमूव हो गया। जब यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ जब न्यूक्लियोफाइल आया है वो जब इस पर अटैक करेगा तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलाइड आया है, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में एक हेलाइड है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट में जो बनेगा वो हेलाइड बनेगा। अगर यहाँ पर जो है वो NO2 आकर अटैक करता है तो हमें पता होता है कि प्रोडक्ट में जो बनेगा वो कोई नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, या अमोनिया आकर अटैक करेगा तो हमें पता लगेगा कि अमाइन होगा कोई ना कोई। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमें बताता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये रेट को एक्सेलरेट नहीं करता। उसके बाद है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल विल नॉट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। ये वही बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेट नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले आए वो रिएक्शन को एक्सेलरेट नहीं करेगा। फिर क्या है कि डिटरमाइन विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब वो इस रिएक्शन का हमें बता रहा है कि रिएक्शंस ऑफ टर्शियल अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड HCl और HBr। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ये जो H पॉजिटिव है ये किसी ना किसी एसिड से आया है, क्योंकि एसिड होता ही वही है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। यहाँ पर HCl ने या HBr में से किसी एक कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, उसने जो है वो प्रोटॉन को डोनेट किया। प्रोटॉन ने जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जो है वो रिएक्ट किया और वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना इसमें वाटर की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है हेलाइड आयन की निस्बत। ठीक है, हेलाइड आयंस की निस्बत वाटर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और टर्शियल अल्काइल हेलाइड इज़ फॉर्म्ड इन गुड यील्ड। टर्शियल अल्काइल हेलाइड की भी एक अच्छी यील्ड जो है वो बनती है। अब इसमें सवाल पैदा होता है जब वाटर ज़्यादा है तो रिएक्शन तो बैकवर्ड मूव करना चाहिए ना ज़्यादा, लेकिन होता क्या है कि रिएक्शन बैकवर्ड भी मूव करता है, ऐसा नहीं कि नहीं मूव करता, लेकिन क्योंकि क्लोराइड या ब्रोमाइड या कोई भी जो हेलाइड आयन प्रेजेंट है वो अच्छा रिएक्टिव है, अच्छा रिएक्टेंट है, वो अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो भी रिएक्ट करेगा और एक अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करेगा टर्शियल अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो होप्स आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर अब सवाल उन्होंने किया है एक कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी अनइम्पॉर्टेंस है रेट में, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेट के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसका हमें फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, क्या कंक्लूजन है इस बात का कि रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इफेक्ट नहीं डालता है SN1 रिएक्शंस में।
ठीक है, तो अब इसमें एक और फ़ायदा हमें क्या है कि बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल भी हो ना, वो भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ना आप यूज़ कर रहे हो, जैसे लीविंग ग्रुप तो पहले ही लीव कर चुका है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो कोई हमें कोई कैटलिस्ट या कोई और चीज़, कोई एसिड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने न्यूक्लियोफाइल लाना है उसके करीब, और पुअर न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी रिएक्ट कर जाएगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स जो होते हैं ना, ये आपको नाइट्राइल्स नज़र आ रहे हैं। नाइट्राइल्स जो होते हैं ये बहुत वीक बेसिक होते हैं, वीकली बेसिक होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बेसिसिटी ज़्यादा नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करते इजीली। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड में आप लोगों को पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड में एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब उनमें एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, इसका मतलब है कि उनमें बेसिसिटी सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये वीक बेसिक होते हैं। इनमें 50% जो है वो एस करेक्टर होता है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, किसी को देते नहीं हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई नाइट्राइल्स के बारे में। उसके बाद क्या है कि जो लॉन पेयर होता है ना नाइट्रोजन पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है लॉन पेयर नाइट्रोजन पे, ये जो होता है लो एनर्जी sp ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp वालों के पास, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ रखते हैं, डोनेट नहीं करते। इस तरह से क्या होता है कि जब कोई H पॉजिटिव, यानी कि कोई कीटाइन, कोई छोटा सा कीटाइन इनके करीब आता है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, जैसे हाइड्रोजन होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, एक छोटा सा कीटाइन है, ये जब इसके करीब आएगा ना, ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, उसको कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करके उसके साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, ये हमारे पास नाइट्राइल है। नाइट्राइल के पास H पॉजिटिव ने आके जब रिएक्शन करना चाहा तो इसने रिएक्शन नहीं दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं किए। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर हमें नाइट्राइल चाहिए, ठीक है, या हमें कोई अमाइन चाहिए, या हमें कोई अमाइड चाहिए, तो फिर हम लोग किस तरह से उसको ऑब्टेन करेंगे? तो उसका जवाब क्या है कि आपने एक सोल्यूशन बनाना है। उस सोल्यूशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है? टर्शरी ब्यूटानॉल डालना है आपने, उसमें नाइट्राइल डालना है एज अ सॉल्वेंट, और साथ आपने डालना है उसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीनों चीज़ें आपने डाल देनी है। जब आप ये तीनों चीज़ें डाल दोगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो फ़ौरन से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। जब वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा ना, तो वो जाके, जैसे हम लोगों ने पहले शुरू से हम लोग ये रिएक्शन पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन जो है वो जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव कराता है, और ये वाटर की सूरत में यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। जब यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ पर फिर टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन रह गया। टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना रिएक्टिव है कि ये नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कर सके। नाइट्राइल इसको मना नहीं कर सकता कि मैंने नहीं देने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कीटाइन है। ठीक, तो नाइट्राइल जो है इसके साथ रिएक्शन देगा, और रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन था पूरा, उस टर्शरी ब्यूटाइल ने यहाँ जो है वो नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स हो गए हैं। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है, और एक होता है उसका लॉन पेयर। लॉन पेयर वाले एटम्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लॉन पेयर वाले एटम्स होते हैं ना, जब उनके पास बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उन पर पॉजिटिव का साइन आता है। कार्बन की बात नहीं कर रही मैं उन एटम्स की बात कर रही हूँ जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं ना, उनके बॉन्ड जब ज़्यादा हो जाते हैं किसी एटम के, तो फिर क्या होता है, उन पर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर नाइट्रोजन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया। अब क्या होगा कि वो वाटर जो रिमूव हुआ था ना वाटर रिमूव, वो कीटाइन दोबारा कैप्चर कर लेगा। ठीक है, यानी कि ये जो कीटाइन यहाँ बना था ना, नाइट्राइल वाला जो कीटाइन था, इसने क्या किया, दोबारा से वाटर को कैप्चर कर लिया। जब इसने उसी वाटर को दोबारा से कैप्चर किया ना, अब आपने यहाँ से समझना है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसने इसको यहाँ पर कैच किया। उसके बाद क्या हुआ, इस वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है वो 3 हो गए थे, ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव का साइन आ गया था, तो एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ तोड़ दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन ने जो है बॉन्ड तोड़ा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था उसने उसको कैच कर लिया। समझ में आई है? वाटर में से OH यहाँ पर अटैच हो गया, और जो एक H बचा था वो ऊपर जाके नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, और नाइट्रोजन ने यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ा। कार्बन के पास जैसी डेफिशिएंसी आई, उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हुआ। ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी के लिए एक और हाइड्रोजन रिमूव करना ज़रूरी है, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। अब अगर आपको ये रिएक्शन याद करना है, ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से,
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आपने ना याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमने डाला था H2O। H2O हमने ऐड तो कर दिया, पहले स्टेप में से उसमें से एक हाइड्रोजन लूज़ हुई, दूसरे स्टेप में उसमें से दूसरी हाइड्रोजन लूज़ हुई, और एंड वाले स्टेप में उन्होंने हमें दिखाया कि जो पूरा हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला था उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाके वहाँ पर अटैच हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर अटैच हुआ है। तो यहाँ से जो ओवरऑल निकला होगा वो यकीनन एक हाइड्रोजन निकला है, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर, तो वाटर के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वाटर वाले मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, वो हाइड्रोजन एक जो है वो ऊपर जाकर लग गया और बाकी एक हाइड्रोजन जो है वो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर से निकल गया। तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिटर रिएक्शन, ठीक है, रिटर रिएक्शन। और ये जो है रिलायबल है बनाने में CN बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टू अ टर्शरी सेंटर। आप देख सकते हैं ना, ये टर्शरी सेंटर है ये वाला। तो यहाँ पर जो कार्बन था उसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये रिटर रिएक्शन है। होप्स आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल्स इन SN2 रिएक्शन। अब हमने ये तो बात कर ली कि न्यूक्लियोफाइल्स की SN1 रिएक्शन में क्या अहमियत है। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स की SN2 रिएक्शन में क्या अहमियत है। तो इसके लिए पहली पहली बात जो मैं आपको बताऊँ, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल्स रेट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। SN1 में रेट पर इफ़ेक्ट नहीं करते ना, कोई भी रेट के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो इफ़ेक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल से। तो अगर तो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, मतलब रिएक्शन जो है वो जल्दी से प्रोसीड करेगा। अगर होगा वीक न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन जो है वो स्लोली प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी पिछली वाली जो लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि जब नाइट्रोजन या अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है अल्काइल्स के साथ, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के साथ, ठीक है। जब वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि वो ओवर रिएक्शन देता है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो है उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है, बल्कि अमोनिया अगर है NH3 होता है ना, तो 3 हाइड्रोजन से वो 3 बार रिएक्शन देगा और एंड में वो टेट्रा जो है प्रोडक्ट बना के छोड़ेगा। इसी तरह अगर उसके पास NH2 है, लाइक NH2 पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि वो 2 बार रिएक्शन देगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन 2 हैं, तो मतलब कि जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतनी बार रिएक्शन देगा, दोबारा 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 अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता रहेगा। रिएक्शन कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक किया अमोनिया ने, ठीक है। अमोनिया के पास लॉन पेयर था, उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ से जो हैलाइड था वो तो रिमूव हो गया, यानी X तो रिमूव हो गया, इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ कि पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए, अब इसको एक रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, यहाँ से एक और NH3 का मॉलिक्यूल आएगा और वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा अमोनियम आइन, ठीक है। अब ये हो गया स्टेबल। ये है प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक R ग्रुप अटैच है। उसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना, ये प्राइमरी अमाइन, ये वाला, यही प्रोडक्ट दोबारा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये दोबारा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा कुछ लगा हुआ है, ये लॉन पेयर के साथ R के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से दोबारा हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये दोबारा से पॉजिटिव का साइन आ गया, तो दोबारा से इसको एक हाइड्रोजन लूज़ करना पड़ेगा। जब ये दोबारा से हाइड्रोजन लूज़ करेगा तो यहाँ पर दोबारा से H2NR आया, इसने जो है वो लिया H को, NH3R बनाया, या NH4 पॉजिटिव आप दोबारा से कह सकते हैं, NH3R बनाया इसने और ये रिमूव हो गया। इस तरह यहाँ पर क्या बचा, सेकेंडरी अमाइन, यानी कि ऐसा अमाइन जिसके साथ 2 R अटैच है, ठीक है। अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास अभी भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन, बल्कि सॉरी, एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, तो ये उस एक हाइड्रोजन के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड से। जब दोबारा रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन रह गया था वो भी रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पर टर्शरी अमाइन बनेगा, ठीक है। टर्शरी अमाइन बना। अब जो नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, आपने इस पर ध्यान करना है। पहले आया था NH3 और वो हाइड्रोजन को लेके गया था, तो बना था NH4 पॉजिटिव, फिर आया NH2, ऊपर NH3 आया था ना, अब आया NH2R। इसने जब लिया यहाँ से हाइड्रोजन तो इसने बनाया RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया R2NH, मतलब कि पहले NH3 आया, फिर NH2 आया, यहाँ पर NH आया,
NH ने जब हाइड्रोजन लिया तो बनाया R2NH2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या हुआ, इसको अभी भी सुकून नहीं आया। इसने कहा अभी मेरे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पड़ा है। इसने दोबारा रिएक्शन किया, अल्काइल हेलाइड के साथ हेलाइड को रिमूव कराया, आर के साथ एक और बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर बन गया ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, या इसको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास ना कोई प्रोटॉन बचा है रिमूव कराने के लिए, ना कोई जो है वो बचा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर आकर स्टॉप होगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ओवर रिएक्शन देता है। सपोज़ करें या इमेजिन करें, अगर हमें प्राइमरी चाहिए था अमाइन, तो यहाँ पर हमें प्राइमरी अमाइन तो मिला ही नहीं। जैसे ही प्राइमरी अमाइन बना, उसने फ़ौरन से रिएक्शन मज़ीद किया हेलाइड के साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ, और दोबारा सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन क्वाटर्नरी दिया और फिर वो स्टॉप कर गया। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमें अगर हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए हो ना, तो फिर हम NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। ठीक है, हम N3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं एजाइड आइन। ठीक है, एजाइड आइन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, हम अमोनिया के साथ नहीं करवाते। एजाइड आइन से रिएक्शन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि एजाइड आइन होता क्या है। एजाइड आइन को हम कहते हैं N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 3 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन के दरमियान में होते हैं डबल बॉन्ड्स, उनमें से एक नाइट्रोजन पर दरमियान वाले पर होता है पॉजिटिव साइन, बाकी 2 साइड्स वालों पर होता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये तो आपस में कंपनसेट कर लेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर लेगा कंपनसेट, लेकिन जो एक नेगेटिव है उसकी वजह से इस पर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव साइन आता है, और हम इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, लीनियर ट्राई एटॉमिक स्पीशी है क्योंकि ये लीनियर है ना। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से न्यूक्लियोफिलिक है, यानी दोनोों एंड्स पर इसके नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों एंड से अटैक कर सकता है किसी भी साइड से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अवेलेबल एज द वाटर सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट NaN3। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि N3 एज इट इज़ तो आपको नहीं मिलेगा, तो NaN3 लेंगे, उसको जब आप आयनाइज कराएंगे तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और N3 नेगेटिव बन जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जब एजाइड रिएक्ट करेगा ना अल्काइल हेलाइड के साथ, तो सिर्फ ये एक बार रिएक्शन देगा, ये अमोनिया की तरह बार बार रिएक्शन नहीं करना शुरू कर देगा, ओवर रिएक्शन नहीं देगा, ये एक बार रिएक्शन देगा और उस एक रिएक्शन में ये अल्काइल एजाइड बना देगा। ठीक है, और फिर वो एक न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे नहीं रहेगा, ये जब हम रिएक्शन करेंगे ना तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास था एजाइड। एजाइड ने जब रिएक्शन दिया अल्काइल हेलाइड के साथ, तो क्या हुआ, हेलाइड रिमूव हो गया और यहाँ पर आर जो है वो अटैच हो गया इस तरह से। ठीक है, अब जो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव का साइन था ना वो ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए ना, तो इसके ऊपर से नेगेटिव का साइन ख़त्म हो गया। ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ओवरऑल न्यूट्रल बन गया। ठीक है, और यहाँ से जो है हेलाइड जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड, ये उन्होंने ना ये यहाँ पर हमने समझे एक मैकेनिज़्म की तरह से किया रिएक्शन को। हम थोड़ा सा इसी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास ये बन गया RN3, ये बना ना RN3 जब हमारे पास बन गया है, इससे हम किस तरह से अमाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे आगे। यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि ये RX है, यानी कि अल्काइल हेलाइड, और ये NaN3 वही जिससे हमने N3 निकाला था, Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव बनाया था, उससे हमारे पास ऑब्टेन हो गया RN3। यहाँ तक तो हम रिएक्शन कर आए हैं पीछे, ये हम कर आए ना, यहाँ तक RN3 हमने बना लिया था। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें अमाइन हासिल करने के लिए, प्राइमरी अमाइन हासिल करने के लिए हम कर रहे हैं ना ये सब कुछ, तो प्राइमरी अमाइन तो हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो प्राइमरी अमाइन हासिल करने के लिए हम इस प्रोडक्ट की 2 सूरतों में ले सकते हैं प्राइमरी अमाइन इस प्रोडक्ट से। या तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें, जिसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन भी कहते हैं, यानी हाइड्रोजन ऐड करा दें, या फिर LiAlH4 ऐड करा दें। LiAlH4 जो है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी समझें कि एक तरह से रिडक्शन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से भी ऐड हो जाएंगे, तो वो इस तरह से जो है हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। क्या होगा कि RN3 में जब हम लोग LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, तो इसके 2 H जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास। ठीक है, और यहाँ से 2 नाइट्रोजन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जब यहाँ से 2 नाइट्रोजन रिमूव होंगे ना, तो आप उसको कहेंगे कि ये जो बना ना, ये +N2,
यानी कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है साथ में। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, RN3 जब बना, यहाँ से 2 नाइट्रोजन्स रिमूव हुए और इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन्स आके अटैच हो गए, तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन हासिल हो गया जो हमें चाहिए था। और उसके अलावा क्या हुआ कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई। यहाँ तक आपको होप सो समझ आ गई होगी। हम लोगों ने ये तरीका देखा कि अगर हमें प्राइमरी अमाइन हासिल नहीं हो रहा अमोनिया से, तो फिर हम किस तरह से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक मेथड तो ये था कि हमने एजाइड यूज़ किया और हमने उसकी जो बाद में जो प्रोडक्ट बना उसकी हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दी। दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ वहाँ पर हमने किससे रिएक्ट करवाया था, अल्काइल हेलाइड से। यहाँ पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं एपॉक्साइड से। एपॉक्साइड क्या होते हैं, इस तरह से जिनके दरमियान में जो है वो ये यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है और ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये होते हैं एपॉक्साइड्स, ये इस तरह से होते हैं एपॉक्साइड्स। तो एपॉक्साइड्स के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे उसी का ही, एजाइड का ही ना रिएक्शन करवाएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि इससे भी हम लोग हासिल कर सकेंगे। देखना आप लोग किस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास है कि एजाइड रिएक्ट्स विद एपॉक्साइड। जो हमारा पिछला टॉपिक था ना, मतलब कि वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। हम कर वही चीज़ ही रहे हैं कि अगर हम अमोनिया से हासिल नहीं कर सकते प्राइमरी अमाइन, तो फिर हम कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं। उसके 2 मेथड्स हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमने जो है अल्काइल हेलाइड को एजाइड आयन के साथ रिएक्ट करवाया है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि हम अल्काइल हेलाइड को रिएक्ट नहीं करवा रहे, बल्कि हम जो है वो एपॉक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं एजाइड आयन के साथ। जब हमने एपॉक्साइड को रिएक्ट करवाया एजाइड आयन के साथ, तो हुआ कैसे रिएक्शन, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें, कुछ भी नहीं चेंज होना, ध्यान से आपने ये केमिस्ट्री देखनी कि उसमें हुआ क्या। ये जो ऑक्सीजन था ना, ये सिंपली थोड़ा सा इस तरफ को बेंड कर गया, ये ऑक्सीजन आ गया इधर। ठीक है। अब क्योंकि इसका यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इसके ऊपर कमी हो गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का साइन। एक स्टेप हमने ये करना है। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास N3 था ना, इसको इस जगह पर अटैच करा देना। यहाँ पर N3 अटैच हो गया। ठीक है। तो इस पहले स्टेप में हमने बस ये 2 काम करने हैं। N3 को अटैच कराना है, और उसका क्योंकि N3 अटैच होगा, बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा जो यहाँ पर बनाया हुआ था उसने इस तरह से कार्बन के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, पहले स्टेप में तो हम लोग ये 2 काम कर दिए। एक ऑक्सीजन को साइड पर कर दिया इस तरह से ऊपर को, और एक हमने N3 को नीचे वाली साइड पर अटैच करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर हम यूज़ करें NH4Cl। ये जो है ना NH4, इट कम्स फ्रॉम NH4Cl। NH4Cl जो है वो एक्ट करता है एज अ बफ़र, और बफ़र जो होते हैं हमें पता है कि सॉल्यूशन की pH मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम NH4Cl को एज अ बफ़र यूज़ करेंगे, जो हमारी pH को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑक्सीजन के पास कमी थी, NH4 आया, इसने अपना हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। ठीक है। तो ये इस तरह से स्टेबल हो गया पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर N3 के ऊपर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है। एक नाइट्रोजन का साइन ख़त्म हो गया, तो ये अभी भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है। जिस तरह हमने पहले कहा था ना कि वो न्यूट्रल हो गया क्योंकि एक नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया, तो उसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, तो उस पर से नेगेटिव का साइन ख़त्म हो गया। अब हम इसको रीड करके देखते हैं। एपॉक्साइड इज़ डायास्टीरियोमर ट्रांस बट रेसिमिक। ठीक है। एपॉक्साइड जो है वो डायास्टीरियोमर है, ट्रांस है क्योंकि इसके बॉन्ड देखें, एक फिनाइल जो है वो आगे लगा हुआ है, एक फिनाइल जो है वो बैक वाली साइड पर लगा हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन्स भी अपोजिट साइड्स पर लगे हुए हैं, बट रेसिमिक। ठीक है। रेसिमिक का मतलब क्या है कि वो रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब अगर हम इसको हाफ़ करें, हाफ़ करके देखें, तो ये रेसिमिक मिक्सचर हमें नज़र आएगा इसमें। उसके बाद क्या है कि एजाइड अटैक्स एट आइदर एंड ऑफ द रिंग टू गिव द हाइड्रोक्सी एसिड। इसका क्या मतलब है कि वो किसी भी साइड पर एक्ट कर सकता है। वो इस साइड पर भी अटैक कर सकता था, तो फिर ऑक्सीजन इस साइड पर होता। ठीक है। और अगर वो इसने इस वाली साइड पर अटैक किया, तो ऑक्सीजन जो है वो उस तरफ चला गया। तो एजाइड दोनों साइड्स पर अटैक कर सकता है। रिएक्शन कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद अमोनियम क्लोराइड एज अ बफर टू प्रोवाइड अ प्रोटोन फॉर इंटरमीडिएट के लिए इसने प्रोटोन प्रोवाइड किया। ठीक है। तो इसलिए इसने एज अ बफर एक्ट किया। उसके अलावा हमने क्या यूज़ किया, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई आपको। ये वही चीज़ है जो हमने पीछे छोड़ी है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने बनाना है प्राइमरी अमाइन। ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए जिस तरह पीछे वाले में जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गया था RN3, तो हमने क्या किया था, उसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाई थी, या फिर हम कह सकते हैं हमने उसकी रिडक्शन करवाई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा ताकि हमें प्राइमरी अमीन हासिल हो सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन हासिल करने के लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। जब
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये साथ इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर वही चीज़ ही होगी जैसे पीछे हुई थी कि यहाँ पर से क्या होगा, N2 रिलीज़ होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगे। तो इसमें जो है आपने समझनी है बात, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन वाटर है ना, वाटर स्प्लिट हो गया, H2 एक साइड पर हो गया इसका आधा और O एक साइड पर हो गया। इस तरह से आप लोगों ने समझना है। जो H2 था ना वो नाइट्रोजन के पास चला गया, ठीक है, और नाइट्रोजन ने यहाँ से N2 को रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया, NH2। अब जो बचा था ना ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी कर लेगा फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन कैरी कर लेगा और फॉस्फोरस बना लेगा उसके साथ डबल बॉन्ड। ये किस तरह से होगा ये हम मैकेनिज्म आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझें कि हाइड्रोजन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के पास चले गए क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था बनिस्बत इसके कि नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन जाता, और फॉस्फोरस ने क्या कर लिया, फॉस्फोरस ने ले लिया ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको नज़र आ रहा है उसका मैकेनिज़्म के रिएक्शन किस तरह से हुआ। जिस तरह हमारे पास बना था ना ये N3R, इसको आप ओवरऑल समझें कि ये N3R है क्योंकि हम इस पूरे को ना R कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या हुआ, N3R बना था हमारे पास। जब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ने इसके ऊपर अटैक किया ना, वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। जब वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ ना, आपको पता है बॉन्ड ज़्यादा हो गए थे नाइट्रोजन के पास, 3 तो पूरे थे, एक और हो गया, 4 हो गए। फिर उसने क्या किया, नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ दिया। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा ना, तो क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि नेगेटिव साइन जिसके पास होता है, इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इन शॉर्ट क्या हुआ, इसने यहाँ पर अटैक किया, इसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ लिया, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल गई। उसके बाद क्या बचा पीछे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन छुपा लें अगर, तो पीछे क्या बचा है, नाइट्रोजन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और R, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने कहा फॉस्फीन इमीन या इमाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो है ना ये चेंज हो इंटर कन्वर्टेबल है, ये जो नेक्स्ट स्टेज है, इसमें हमने बताया कि अगर हम इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस शो कराएं, यानी कि इसमें रेजोनेंस बल्कि आयन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसको, कि हम शो कराएं कि क्या होगा अगर ये डबल बॉन्ड हटाएं तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और नाइट्रोजन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। लेकिन हमने ये रिएक्शन में यूज़ नहीं करनी है, आपने इसको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। अब आपने यही चीज़ लेके आनी है यहाँ पर, मतलब कि इसके अंदर अब हमने डालना है वाटर। पीछे हमने क्या यूज़ किया था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यूज़ की थी और साथ में वाटर ऐड किया था, यही किया था ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया। अब हम देखेंगे कि वाटर का क्या रोल था। जब ये हो, एक सेकेंड, हाँ, जब ये रिएक्शन हो गया ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ने एक्ट कर लिया जितना उसने करना था, तो वाटर की बारी थी। अब वाटर ने जब यहाँ पे आके अटैक किया तो इसमें से स्प्लिट हो गया। OH जो था वो एक साइड पर चला गया और जो दूसरा एक H बचा था वो एक साइड पर चला गया। इस तरह से आपने सोचना है, OH एक साइड पर गया और दूसरा H एक साइड पर। जो H था ना वो कैच किया नाइट्रोजन ने, H जो था वो नाइट्रोजन के पास गया और ये जो OH था ना ये फॉस्फोरस के पास गया। इस तरह से आपने समझना है कि एक H जो है वो नाइट्रोजन के पास गया है और जो OH था वो फॉस्फोरस के पास गया है। जब फॉस्फोरस के पास OH गया ना, तो फॉस्फोरस के पास बॉन्ड की कमी थी, इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। इसने जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये चीज़ें अलग-अलग हो गई हैं। एक बना RNH2 और एक बना है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से आपने ज़रा ध्यान से करना है। इसमें हुआ कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि एक के पास जो है ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, और एक के पास जो है वो हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद है हमारे पास कि सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स आर बेटर देन ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स इन SN2 रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है। पहले हमने नाइट्रोजन की बात की सबसे पहले, अब हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं और साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन को। उन्होंने कहा कि सल्फ़र न्यूक्लियोफाइल बेटर होते हैं ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल से। इसकी रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो सल्फ़र से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ, जिसकी निस्बत अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र इतना नहीं खींचता, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है। तो ऑक्सीजन जो है वो ईजिली फिर लूज़ नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सल्फ़र जो है वो लूज़ कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन लूज़ नहीं करेगा, सल्फ़र लूज़ कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है सल्फ़र बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब हमारे पास है कि थायोलेट ग्रुप।
थायोलेट के बारे में हमने बात की कि थायोलेट एनाइंस मेक एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल्स इन SN2 रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। उसमें है कि अल्काइल हैलाइड से जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो ये थायोलेट आइंस जो होते हैं, यानी कि फिनाइल सल्फाइड और साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये है थायोलेट आइन, थायोल है ये। और ये जो ये नज़र आ रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं थायोलेट आइन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुका है। ये हमारे पास बन गया थायोलेट आइन। और यहाँ पर ये जो OH यूज़ हुई है, ये किसी भी NaOH या KOH में से आया है। OH नेगेटिव ये होता है एज अ बेस यूज़। ठीक है, बेस का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ है यहाँ पर कि कंबाइन द थायोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन तीनों चीज़ों को, थायोल को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और अल्काइल हैलाइड को मिलाया है और हमारे पास एक सल्फाइड की अच्छी यील्ड बनी है अमंग विद या अलॉन्ग विद सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है हाइड्रोक्साइड का और थायोल का। ये हाइड्रोक्साइड है, ये थायोल है, इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। जो हाइड्रोक्साइड है ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है और ये उसको जो है वो उसमें से प्रोटॉन रिमूव कराता है और उसको आयन बनाता है। इनमें के दरम्यान में कोई कंपटीशन नहीं है। थायोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। एसिडिक का क्या मतलब है कि हम फिर वही बात करें ना कि वाटर जो है वो H2O होता है, तो वाटर जो है वो इतनी इजीली, अगर हम कंपेयर करें ना दोनों को, सल्फ़र के साथ जो हाइड्रोजन है उसको और ऑक्सीजन के साथ जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है उसको, तो वाटर वाला ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जल्दी नहीं तोड़ता एज़ कम्पेयर टू SH रेडिली बॉन्ड तोड़ता है। इसलिए हमने उसको कहा कि ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि अपना प्रोटॉन को जल्दी डोनेट कर देता है। फिर वही बात की रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम सल्फ़र टू ऑक्सीजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि हमने थायोल था, ये थायोल था, थायोल ने जो है वो क्या किया, थायोलेट आइन बनाया, एनाइन बनाया। अब ये थायोलेट एनाइन जो है ये आगे जाके रिएक्ट करेगा अल्काइल ब्रोमाइड के साथ या अल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारे पास आगे रिएक्शन, ये हमारे पास था थायोलेट आइन या थायोलेट एनाइन, इसने रिएक्ट किया अल्काइल ब्रोमाइड के साथ और रिएक्शन किस तरह से हुआ कि इसने सिर्फ ब्रोमीन को रिमूव कर दिया और बाकी सारी चेन अपने साथ अटैच कर लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर SN2 रिएक्शन हुआ ना, आपको पता है कि मतलब फ़ौरन से उसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इस तरह, और हम पढ़ भी SN2 के बारे में रहे हैं। फिर यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आपने बनानी हो क्लोज चेन स्ट्रक्चर यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो उसमें किस तरह से होगा। ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर एलिफेटिक बनाने हो, यानी अगर ओपन चेन बनानी हो जो क्लोज चेन ना हो, उसमें रिएक्शन किस तरह से होगा। तो उसमें रिएक्शन ऐसे होगा कि हमारे पास एक ओपन चेन है। ठीक है, आर आर और BR, ये जैसे ये था हमारे पास, ऊपर था ना अल्काइल हैलाइड, सेम नीचे भी वैसे ही अल्काइल हैलाइड है इस तरह का। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद जो हमारे पास था, हमने यहाँ पर एलिफेटिक यूज़ करना है, एरोमेटिक यूज़ नहीं करना, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया HS नेगेटिव। HS नेगेटिव यूज़ किया हमने। HS नेगेटिव ने जो क्या किया, अटैक किया और यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव कराया, खुद साथ अटैच हो गया। कुछ भी नहीं हुआ इस रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ SH जो है वो साथ अटैच हो गया, ब्रोमीन रिमूव हो गया, जैसे हमेशा होता है। प्रोडक्ट इजीली एक्सचेंज है, प्रोटॉन, प्रोडक्ट ने फ़ौरन से प्रोटॉन जो है वो एक्सचेंज कर लिया। किस तरह से होगा रिएक्शन, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें थायोल है ना, सल्फेन, इसने क्या किया, एक और SH नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया। ये था ना SH नेगेटिव, काफ़ी सारे थायोल प्रेजेंट है ना हमारे पास, सल्फेन, तो यहाँ पर एक और थायोल सल्फेन के साथ थायोल सल्फेन के साथ रिएक्ट किया इसने और क्या बना दिया, RS नेगेटिव, यानी कि यहाँ से H2S निकल गया। समझ में आई आपको, H2S, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव का साइन। अब जब वो रिमूव हो गया है हाइड्रोजन, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर उसने जो है वो अटैक किया, अल्काइल ब्रोमाइड आ गया यहाँ पर। ठीक, अल्काइल ब्रोमाइड आया, फिर वही जैसे ब्रोमीन हमने रिमूव कराना होता है और साथ में अल्काइल अटैच हो गया। अब फिर इसमें पता है क्या हुआ है, जैसे उसमें ओवर रिएक्शन हुआ था ना जब हमने अमोनिया यूज़ किया था, यहाँ पर ओवर रिएक्शन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन जो है वो फर्दर चलता है और आगे जाके अल्काइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करता है और ये डबल R बना देता है साइड पर और दरमियान में सल्फ़र। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है और हमें ये वाला चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हमें प्राइमरी थायोल चाहिए, हमें ये वाला नहीं चाहिए, सेकेंडरी थायोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्राइमरी थायोल, तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो ये अगर देखा जाए तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि हम प्राइमरी थायोल किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर ये सवाल आए तो फिर आप ये करेंगे, या अगर ये पूछा जाए कि इफ़ वी वांट टू स्टॉप रिएक्शन एट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी थायोल देन व्हाट वी विल डू,
देन व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो हम आगे देखेंगे। रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पीछे क्या यूज़ करते हैं, थायोल सल्फेन, और पहले हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक। ये रिएक्शन तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया ना। तो अब हम एलिफेटिक के लिए जो यूज़ करेंगे ना, वो हम थायोल सल्फेन नहीं करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे थायोल एसीटेट। थायोल एसीटेट में क्या फ़र्क होता है कि जैसे यहाँ पर जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है या फिर O होता है, यहाँ पर हमने लगाया S नेगेटिव। O नेगेटिव होता है ना यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि एसीटेट आइन है। तो यहाँ पर हमने थायोल एसीटेट का है, इसका मतलब है S नेगेटिव। ये रिएक्ट करेगा अल्काइल ब्रोमाइड के साथ और ये रिएक्शन करेगा इस तरह से। जब इसने यहाँ तक रिएक्शन दे दिया ना, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि हमें सिंपल चाहिए होता है थायोल सल्फेन, तो हम वो ऑब्टेन करना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH डालेंगे, साथ वाटर डालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर सल्फ़र जो है इतना हिस्सा लेके रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा साथ उसके, और ये जो ये वाला पोर्शन बचा है यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ आई यहाँ तक। यहाँ पर एसीटेट बन गया और ये जो है थायोल सल्फेन बन गया। तो आज का रिएक्शन ये फिर दोबारा वाटर से रिएक्ट करेगा और ये एसिटिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हमें जो मेन ऑब्टेन करना था वो हमें करना था प्राइमरी थायोल या प्राइमरी थायोल या फिर प्राइमरी सल्फेन। तो वो हमें ऑब्टेन हो गया यहाँ पर। तो होप्स आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अभी तक का जो लेक्चर है वो यहीं तक ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस न्यूक्लियोफाइल की, तो लेकिन वो हम फिर बाद में देखेंगे। SN2 रिएक्शन में ना डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम बात करेंगे। होप्स आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।